Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 5 अप्रैल 2021। तो गाइज आज है तारीख 5 अप्रैल 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और एक चीज़ और, आप लोग जाकर मुझसे मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। यह है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। बात करी गई है नक्सल अटैक के बारे में। तो अभी आपको मालूम है सैटरडे में छत्तीसगढ़ में नक्सल अटैक देखने को मिला। उसकी वजह से हमारे 22 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 30 जवान लगभग इंजर्ड हो गए, और जो है एक अभी भी मिसिंग है, उनको ढूंढ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हुई हैं कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नाउ इस डेटा के ऊपर मत जाना, ये मैंने इस वजह से एक स्क्रीनशॉट लगाया है क्योंकि यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे सीख सको। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, बेसिकली जो माओइस्ट अटैक है ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई नया नहीं है, पहले भी बहुत सी सालों में हमने देखा है इसके बारे में। तो देख पाओगे आप, साल 2017 में 11 मार्च को यह अटैक देखने को मिला था। उसके बाद 2018 में 27 अक्टूबर में यह अटैक देखने को मिला था। उसके बाद 22 मार्च में भी देखने को मिला है, और उसके बाद 2020 में आप देख पाओगे 2 बार देखने को मिला है, और 2021 में भी हमने मार्च 23 में यह अटैक देखा था। नाउ अभी फ़िलहाल अभी सैटरडे में भी इसी अटैक की न्यूज़ आ रही है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और नीचे वही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बाकी अलग से जितने जितने साल में ये चीज़ हुई है वो मैंने बताया है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं, सुकमा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जो ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट है ये छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट पार्ट में है। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ में जो सदर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ पर है सुकमा डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर ये माउस्ट अटैक देखने को मिला है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, बस्तर रीजन में ये लोकेटेड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। आपको मालूम होगा बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, खासकर जो गौंड्स हैं और अदर ट्राइबल्स वहाँ पे रहते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको दंतेवाड़ा से अलग किया था साल 2012 में। जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है ये अपने बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है, ओडिशा के साथ, ओडिशा में मलकानगिरी के साथ, मलकानगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ, तेलंगाना में भद्रदरी कोटुगेम डिस्ट्रिक्ट के साथ, और आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो इन सभी के साथ ये अपना बॉर्डर्स को शेयर करता है। वन ऑफ द मेजर रिवर है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है वो है साबरी रिवर, इसके बारे में ध्यान रखना। और ये सीवरली अफेक्टेड एरिया है नक्सलिस्ट के द्वारा, यानी माओइस्ट से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे माओइस्ट अटैक देखने को मिलते हैं। ओके, आते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ओके, हाँ, उससे पहले एक बात और बता दूँ, देखोगे ये वाला जो आर्टिकल ये कल के द हिंदू में आया था, और आपने देखा होगा कल के द हिंदू में हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, तो उसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई द हिंदू में कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो इस डेली करंट अफेयर में कवर हो जाती है। ओके, अगर कोई डेली करंट अफेयर में मिस हो जाती है तो उसको मैं द हिंदू में कवर कर देता हूँ, तो यानी कि आपके सारे करंट अफेयर इन दोनों वीडियो के अंदर कवर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये मैं बताना चाहता था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी, जिनका पिक्चर हमारे थंबनेल में भी लगा हुआ है, इन्होंने बोला इंडिया ने एक अचीवमेंट, एक लैंडमार्क माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। क्यों? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन है हाईवेज़ का वो हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो कोरोना वाला साल था उसमें सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करी है हमने हाईवेज़ की। ओके, तो आप देख पाओगे यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया, इन द रोड कंस्ट्रक्शन बाय बिल्डिंग मोर हाईवेज़ देन एनी अदर कंट्रीज़ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करें हैं हमने हाईवेज़। ओके, इनके द्वारा बताया गया लगभग 37 किलोमीटर रोड बनाई गई हैं हर दिन। साल 2020-21 के अंदर 37 किलोमीटर रोड हर दिन बनाई गई हैं, ऐसा डेटा आया। और जो है हम लोगों ने जो लेंथ है नेशनल हाईवे की वो भी बढ़ा दी है 50% से, आप कह सकते हो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लगभग पहले 90,000 किलोमीटर्स हुआ करती थी, उसको इंक्रीज़ करके 1,37,000 किलोमीटर तक का कर दिया है हमने पिछले 7 सालों के अंदर। काफ़ी तेज़ी से काम चला है और आप कह सकते हो ये भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, और यहाँ पे
इंडिया अभी और ज़्यादा वर्क करने वाला है। आने वाले टाइम पे हम लोगों का गोल ये होने वाला है कि हम लोग 40 किलोमीटर हर दिन ये कंस्ट्रक्ट करें रोड, जिससे कि और ज़्यादा टॉप पर आएँ। ओके, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कौन है हमारे हाईवे मिनिस्टर। वो है नितिन गडकरी जी, नाम याद रखना। ये न्यूज़ उनके ट्विटर पे शेयर करी गई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर मैंने कवर कर ली है। नाउ आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये है आर्टिकल नंबर 3। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये है बाइकाल जीवीडी। ये क्या है? नाउ हुआ क्या है, जो रशियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। यानी कि जो ये वाटर है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर, आप कह सकते हो जो बर्फीली लेक है उस झील के अंदर ये टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है बाइकाल जीवीडी। ओके, अब इसको नाम याद रख सकते हो। ये जो लेक है ये भी बाइकाल लेक है। बाइकाल झील के अंदर इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। कौन सा टेलीस्कोप है? जीवीडी, गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। ओके, अब यहाँ पे ये भी बताया गया ये वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, जो कि सिचुएटेड है साइबेरिया के अंदर। आपको ये देखना है, ये है रशिया का मैप, और यहाँ पर नीचे की साइड ये है, यहाँ पर इस वाले रीजन में ये लेक है, और इसी लेक में लॉन्च किया गया है इस बाइकाल जीवीडी टेलीस्कोप को। अब ये जो टेलीस्कोप है इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया था साल 2016 में, और जो है इसका मेन मकसद ये है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रिनोज बोलते हैं, उनको स्टडी करा जाए। न्यूट्रिनो क्या होता है? बेसिकली एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन के लगभग, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसी से सिमिलर है। अब सारी चीज़ें जो भी बनी हुई हैं पूरे दुनिया के अंदर, आप, मैं, हर चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों से बने हुए हैं। ठीक है, जो भी लोग बने हुए हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिनोज को और भी ज़्यादा हम लोग सर्च करना चाहते हैं, इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, कैसे जो ये यूनिवर्स है वो बना है, कैसे क्रिएट हुआ है, ये सब चीज़ें हम लोग सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ये न्यूट्रिनोज हैं सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं इलेक्ट्रॉन से ही। जो भी यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से हम सभी लोग बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो इसके ऊपर और स्टडी करना चाहते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको न्यूट्रिनोज बोला जाता है, इसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, उसी की वजह से जो है ये टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। अब ये टेलीस्कोप को क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जो ये न्यूट्रिनो है ये पानी के अंदर लाइटनिंग मारते हैं। ठीक है, लाइटनिंग करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर हम जल्दी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पर इस टेलीस्कोप का नाम याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी है, जो बाइकाल जीवीडी है ये एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, यानी न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करेगा। उसके साथ साथ हमने पहले भी कोई 2 और टेलीस्कोप लॉन्च करे हैं। एक है आइस क्यूब जो कि साउथ पोल में है, और दूसरा है एंटेयर्स जो कि मेडिटेरेनियन सी में है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली ये 3 टेलीस्कोप्स हैं। ओके, नाउ अब लेक बाइकाल यानी बाइकाल झील के बारे में पढ़ लो, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सदर्न मोस्ट एरिया में लोकेटेड है रशिया में। मैंने आपको बताया रशिया में नीचे वाला जो पार्ट है साइबेरिया, वहाँ पर ये लोकेटेड है। जो लेक बाइकाल है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि अगर हम बात करें दुनिया में एक ऐसी झील है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश पानी मिलता है। लगभग 22 से 23% तक का दुनिया का फ्रेश वाटर यहाँ पर मिल जाता है, और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो है 1642 मीटर, लगभग 5387 जो है फीट की यहाँ पे इसकी गहराई है, और इसको वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लेक भी बोली जाती है, यानी कि काफ़ी पुरानी है, लगभग 25 से 30 मिलियन ईयर्स ये ओल्ड लेक है। 7th लार्जेस्ट लेक बोला जाता है वर्ल्ड में सरफेस एरिया के तौर पे, यानी जिसके सरफेस एरिया को देखकर 7th लार्जेस्ट लेक भी बोला जाता है। क्रीसेंट जैसी शेप है इसकी। और क्या है, यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है लेक बाइकाल को अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब? 1996 के अंदर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसके बारे में मैंने कल भी पढ़ाया था आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में। यहाँ बात करी गई है H1B वीज़ा रूल के बारे में। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, काफ़ी बार हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली है क्या, देखो, जो USA के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो H1B वीज़ा था उस पर एक बैन लगा दिया था कि अब ये H1B वीज़ा किसी को नहीं दिया जाएगा। ये वीज़ा क्या है? ये एक वीज़ा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जिसमें क्या होता है, जो कंपनीज़ वगैरह हैं, जो यूएस के एम्प्लॉयर हैं, यानी कंपनीज़ वगैरह है, वो एम्प्लॉय करती हैं फॉरेनर वर्कर्स को। मान लो यूएस के लिए फॉरेनर वर्कर कौन हो गया? इंडिया के वर्कर्स हो गए, चाइना के वर्कर्स हो गए, और भी कंट्री के वर्कर्स। क्या यूएस के लिए क्या हो गए? वो फॉरेनर वर्कर्स हो गए। तो यूएस क्या देता है? H1B वीज़ा देता है वर्कर्स के लिए, यानी कि हाँ, जब यहाँ पे इंडिया में किसी को H1B वीज़ा मिलेगा तो वो जाकर यूएस में जाकर काम कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा था, इस H1B वीज़ा को बैन कर दिया था। क्यों? इसके पीछे का रीज़न दिया गया, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, और उस समय पर
वो चाहते थे कि अमेरिका में अमेरिकन लोगों के लिए जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए और बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया जाए, ठीक है। ये रूल जो है इसको इसी वजह से जो है इस वीज़ा को बैन किया गया। नाउ अब क्या हुआ, इलेक्शन हो गए फाइनली, डोनाल्ड ट्रम्प ख़त्म यहाँ पे, मतलब कि उनका जो एरा है वो ख़त्म हो चुका। अब क्या है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट आज के टाइम पर कौन है, जो बाइडन। अब जो बाइडन ने डिसीजन लिया है कि जो ये बैन किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, इसको एक्सपायर किया जाए। नाउ अब फॉरेनर वर्कर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो जाकर अमेरिका में जाकर जॉब्स कर सकते हैं, आईटी सेक्टर में जाकर जॉब्स कर सकते हैं। अभी तक काफ़ी लोग वेट कर रहे थे H1B वीज़ा का। नाउ फाइनली इसको जो बैन किया गया था इसको अब एक्सपायर कर दिया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में। क्या है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021। तो जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने अप्रूव किया है कि जो नेशनल पॉलिसी है रेयर डिजीज़ के लिए, रेयर डिजीज़ यानी कि बहुत कमी से ये डिजीज़, ये बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो इसके लिए आप कह सकते हो एक नेशनल पॉलिसी को अप्रूव कर दिया गया है। कब, 30 मार्च 2021 में, अभी 4-5 दिन पहले। अब क्या है, जो रेयर डिजीज़ पॉलिसी है इसका मेन मकसद यह है कि जो भी ट्रीटमेंट है, यानी कि जो रेयर डिजीज़ होती हैं, बहुत कमी से देखने को मिलती हैं बीमारी, बहुत ख़तरनाक भी होती हैं वो, अब इनका जो ट्रीटमेंट है उसको कम कर, मतलब जो उसमें पैसा लग रहा है उस पैसे को कम कर दिया जाए किसी तरीके से, जो ट्रीटमेंट है वो सस्ता हो जाए और फोकस अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएँ। और साथ ही साथ क्या हो कि जो मेडिसिन्स हैं वो सब आप कह सकते हो हम खुद लोकली प्रोड्यूस करें। अगर हम लोकली उसको प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी दाम भी कम हो जाएंगे, ट्रीटमेंट का पैसा भी कम हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी लोगों को इस रेयर डिजीज़ से टैकल करने के लिए। तो ये स्टेप्स लिया गए हैं। उसके अंदर एक प्रोविज़न भी है फाइनेंशियल सपोर्ट का, लगभग 20 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है अम्ब्रेला स्कीम के अंदर। वो अम्ब्रेला स्कीम कौन सी है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि। ये आप कह सकते हो एक तरीके से ट्रीटमेंट के लिए एक नया प्रपोजल है, इसमें काफ़ी पैसा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, इसमें रेयर डिजीज़ को ट्रीट करा जा सकता है। और आगे रेयर डिजीज़ के बारे में बताया गया है भारत के अंदर, ये देख पाओगे बेसिकली रेयर डिजीज़ हैं हेमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। तो इस तरह की डिजीज़ देखने को मिलती हैं। नाउ इसी के लिए ये स्टेप उठाया गया है, मतलब कि सिंपल सा फंडा है इन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, यानी कि सरकार मदद एक तरीके से करने वाली है, जो कि इन डिजीज़ का जो इलाज है वो सस्ता कर दिया जाए और साथ ही साथ जो मेडिसिन है इनसे रिलेटेड वो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करी जाएँ, जिससे वो भी सस्ती हो जाएँ और ये जो लोग हैं ये आराम से जो है इस डिज़ीज़ से टैकल कर पाएँ, इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। बेसिकली ये हमारा गोल होने वाला है। ओके, नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में। तो अभी आप लोगों को मालूम है जो हमारा पिछला महीना निकला है उसमें हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ख़त्म हो चुका है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये तो यानी साल 2020 में 1 अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था और अभी 31 मार्च को वो ख़त्म हो चुका है, कोरोना वाला साल। नाउ यहाँ पे बात ये करी जा रही है जो इन्फ्लेशन टारगेट है, यानी महंगाई का टारगेट है, ये हम लोग अब जो इस साल है आने वाले 5 साल में हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं, जो कि पहले था। पहले हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट क्या था, कोई पूछे तो सिंपल से बता देना, 4 + -2 ये हमारा टारगेट है। यानी कि जो महंगाई है वो लगभग अगर मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए, 4 + 2 कितना हो गया 6, या फिर जो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4 - 2 हो गया 2, ठीक है, 2% होनी चाहिए मिनिमम और 6% होनी चाहिए मैक्सिमम। तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये इन्फ्लेशन रेट हम लोग लेकर चल रहे थे काफ़ी टाइम पहले से और यही इन्फ्लेशन रेट हम मेंटेन करने वाले हैं, क्योंकि अब की बार का जो आने वाले 5 साल के लिए इन्फ्लेशन रेट है उसको अनचेंज करा गया है, मतलब जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने वाली है। ओके, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर होता है हमारा इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई MCQ आता है आपसे इन टॉपिक से रिलेटेड तो आई होप आप लोग क्लियर कर पाओगे उन्हें, ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही सारे टॉपिक्स बन जाते हैं। अब आप इनको ही अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो किसी काम का होगा नहीं फिर, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट आर्टिकल्स हैं इससे आप अवेयर हो जाओगे कि हाँ बेसिकली ये न्यूज़ है और ये चल क्या रहा है। इस वजह से शॉर्ट आर्टिकल हैं वो बेस्ट होते हैं। ओके, तो नाउ मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।